अजीत पवार के निधन के बाद देखिए एनसीपी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पार्टी की अगली कमान कौन संभालेगा। पार्टी के भीतर कई नाम बहुत तेजी से उभर रहे हैं। सबसे पहला नाम आपको बता देते हैं किनका आखिर सामने आ रहा है। सुनेत्रा पवार का है, जो राज्यसभा सांसद हैं और 2024 में बारामती से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। दूसरा नाम पार्थ पवार, अजीत पवार के बड़े बेटे, जो 2019 से राजनीति में एक्टिव है और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के सबसे करीबी नेताओं में शामिल, राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो भी मजबूत दावेदार यहां पर माने जा रहे हैं। साथ ही जयंत पाटिल 30 साल से विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, एक बेहद अनुभवी नेता हैं। वहीं सुनील तटकरे, जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा में पार्टी के इकलौते सांसद भी हैं। अजीत पवार की जगह लेने का सवाल आसान नहीं है। पार्टी में संगठन, अनुभव और परिवार, तीनों फैक्टर्स का संतुलन देखना बेहद जरूरी यहां पर सियासी लहजे से है। बारामती प्लेन क्रैश के बाद देखिए अब बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्या फिर से दोनों एनसीपी गुट साथ आ सकते हैं। जो सियासी तस्वीर यहां पर नजर आती है, जानकारी के मुताबिक चुनाव के बाद शरद पवार और अजीत पवार की कई मुलाकातें यहां पर हुई थी। पवार परिवार में बैक चैनल, आपको बता दें, बातचीत यहां पर तेज भी नजर आई, दूरी कम होती नजर आई थी। सुप्रिया सुले और अजीत पवार की बातचीत भी होने लगी थी। पार्टी नेताओं ने भी कई मौकों पर एकजुटता का संदेश दिया। नगर निगम चुनाव में दो जगह देखिए दोनों गुटों ने साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी। जिला परिषद में भी दोनों पार्टियां एक साथ मैदान में उतरी। हादसे के बाद पवार फैमिली का एकजुट होकर सामने आना, नेताओं के बीच जारी बातचीत और चुनाव के दौरान दोनों गुटों की साझेदारी, ये सारे फैक्टर्स चर्चा है और इसको तेज कर चुके हैं कि आखिर एनसीपी के साथ क्या वो खड़ी दिखाई दे सकती है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र विधानसभा का अंक गणित देखना भी देखिए बेहद जरूरी हो जाता है। कुल 200 से ज़्यादा जो सीटें यहाँ पर हैं, 288 सीटें जो हैं वाले सदन में बीजेपी 131 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। शिंदे गुट की शिवसेना 57 सीटों के साथ, एनसीपी 40 सीटों के साथ और अन्य के 7 सीटों के साथ महायुति की कुल शक्ति जो है वो 235 तक पहुंचती है। बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए, जो महायुति के पास आराम से मौजूद हैं, लेकिन अकेली बीजेपी बहुमत से 14 सीटें पीछे है, जो आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण पर असर डाल सकती है। उधर महाविकास आघाड़ी की कुल संख्या 48 है। शिवसेना यूबीटी 20, कांग्रेस 16 और एनसीपी एसपी 10 सीटों पर काबिज है। एसपी के पास 2, एआईएमआईएम के पास 1 और 2 सीटें यहां पर खाली हैं। राजनीतिक चर्चा का देखा बड़ा पॉइंट यहां पर समझना जरूरी है। अगर एनसीपी गठबंधन से अलग होती है तो बीजेपी की एकनाथ शिंदे की पार्टी पर निर्भरता यहां पर बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में नंबर गेम हमेशा से दिलचस्प रहा है। आने वाले दिनों में इन आंकड़ों की वजह से एक बार फिर बड़ा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा सवाल उठ गया है। अजीत पवार की मौत, उनके निधन से देवेंद्र फडणवीस के लिए सियासी रूप में क्या कोई बड़ा झटका यहां पर है? क्या इसे बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है? देखिए, महायुति के अंदर हलचल इसलिए बढ़ी है क्योंकि अजीत पवार ही फडणवीस और शिंदे के बीच बैलेंसर थे। वो सत्ता संतुलन का अहम चेहरा थे। अजीत गुट के 41 विधायक महायुति की ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा थे। बीजेपी की 132 सीटें साधारण बहुमत से 12 कम है, यानी सरकार तो बची रहेगी लेकिन राजनीतिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने वाला चेहरा नहीं रहा। कई फाइल्स पर पवार ही बीच का रास्ता निकाल लेते थे। प्रशासनिक फैसले अब और ज्यादा कठिन होंगे। सियासत सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं, ये समाज के समीकरणों को प्रभावित करती है। मराठा वोट बैंक का जिक्र करें तो इस पर भी असर पड़ने की चर्चा है। सवाल उठ रहा है, अब मराठा समाज का नेता कौन होगा? एक बैलेंसर का हटना किसी भी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होती है। महायुति के भीतर भी यही रहा है। नंबर सुरक्षित है पर संतुलन डगमगाया, और यही फडणवीस के लिए चिंता की विषय भी बन रही है। महाराष्ट्र की सियासत अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। महायुति में हलचल, मराठा राजनीति में बदलाव और फडणवीस के लिए बढ़ती संभावित चुनौती आने वाले दिनों में तस्वीर को लेकर यहां पर सामने आएगी। एक ऐसी तस्वीर जिसका साफ होना अभी बाकी है। तो एक तरफ आज अंतिम संस्कार है, आज नमाखों से हर कोई विदाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ ये सियासी तस्वीर भी।
महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सवाल देखिए उठ रहा है कि क्या एनसीपी के दोनों गुट जो हैं वो एक हो सकते हैं। ये सवाल यहां पर जरूर खड़ा हो सकता है, लेकिन इस बीच बारामती विमान हादसे से जुड़ी मलबे से बरामद हुआ ब्लैक बॉक्स, इससे जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचा दे। क्या ब्लैक बॉक्स के जरिए गुत्थी सुलझेगी? फ्लाइट की वो गुत्थी जो अभी भी कहीं ना कहीं सवालों पर है। देखिए, डीजीसीए ने कब्जे में ले लिया है डिवाइस को। पिछले हिस्से से मिले सीवीआर और एफडीआर इस हादसे के राज खोलेंगे। हालांकि ब्लैक बॉक्स ही वो एक जरिया होता है जिसके जरिए आखिरी पलों में क्या बातचीत हुई वो बातचीत बताते हैं कि विमान हादसे के पीछे की मुख्य वजह क्या रही, वो क्या माहौल था, वो क्या वजह थी, किस तरह से संपर्क साधा गया, कौन से वो सवाल लैंडिंग के दौरान पूछे गए, जब बैलेंस खोया गया तो वो आखिरी शब्द क्या थे। तो कई गुत्थियां हैं जो सुलझती हुई सीधे तौर पर नजर आएंगी क्योंकि ब्लैक बॉक्स यहां पर मिल चुका है। और अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए, अजीत दादा कहा जाता था। वो एक ऐसे नेता थे जो तमाम मुश्किल हालातों में भी सियासत की नई राह निकाल लेते थे। और यही वजह थी कि शरद पवार की छत्र छाया में राजनीति सीखने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी खुद की पहचान बनाई, बल्कि उस पहचान को बुलंदियों तक भी पहुंचा दिया। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा, एनसीपी का कभी न भूलने वाला चेहरा, शरद पवार के सियासी वारिस। अजीत पवार की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सत्ता, संघर्ष और सियासी जटिलताओं के बीच अगर महाराष्ट्र के किसी नेता ने अपनी खुद की पहचान गढ़ी तो वो थे अजीत अनंता पवार। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का एक ऐसा चेहरा थे जिसने बीते दशक में राज्य की राजनीति को नया आकार दिया। राजनीतिक माहौल भले ही उन्हें विरासत में मिला, लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई। राजनीति में आने से पहले वो लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े रहे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानी है। महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजीतदादांच्या जाण्याने झालेली है। मतलब अजीतदादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ 23 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री लेने वाले अजीत पवार साल 1991 में पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अजीत पवार का सत्ता में होना लाजिमी समझा जाने लगा। 13 सालों में वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में, दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक एक बार फिर पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में, तीसरी बार 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, चौथी बार 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक उद्धव ठाकरे की सरकार में, पांचवी बार 2 जुलाई 2023 से 5 दिसंबर 2024 तक एकनाथ शिंदे सरकार में, और छठवीं बार 5 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2026 तक एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। इसके अलावा साल 2022 से 2023 तक उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। अजीत पवार की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने अपने राजनीतिक गुरु और चाचा शरद पवार की छाया में रहते हुए राजनीति के हर शिल्प को सीखा और फिर एक दिन उसी छाया से निकलकर अलग रास्ता बना दिया। समय के साथ वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब एनसीपी में विभाजन के बाद पार्टी के अधिकांश विधायक उनके साथ खड़े हुए और चुनाव में उन्होंने शरद पवार से बेहतर प्रदर्शन कर अपना राजनीतिक कद साबित किया।
पिछले 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी एनसीपी की बात होती तो सबसे पहले जिस नेता का चेहरा सामने आता वो अजीत पवार थे। विकास को प्राथमिकता देना, प्रशासनिक नियंत्रण और तेज फैसले, ये अजीत पवार के ऐसे गुण थे जिन्होंने उन्हें पॉलिटिकल पावर दी, जिससे वो महाराष्ट्र की राजनीति के किंग मेकर बन गए। यही वजह थी कि चाहे वो विपक्ष में हो या फिर सत्ता में, अजीत पवार हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में रहे। और ये 2-3 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जिस तरह से ये विमान हादसा यहाँ पर हुआ, उसके बाद समर्थक, कार्यकर्ता, परिवार, पूरा देश, एक बड़ा झटका। अजीत पवार का जाना, आज अंतिम संस्कार है और साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब सियासी तौर पर आगे मिलेंगे। लेकिन आज अंतिम विदाई यहाँ पर नम आंखों से उनके कार्यकर्ता, समर्थक, सियासी दिग्गज हस्तियाँ और उनका पूरा परिवार, जिन्हें सांत्वना देते हुए सियासी जगत के लोग और जो उनके आसपास